हेलो दोस्तों, द एग्जाम केयर में आप सभी का स्वागत है। तो हम अगला सीरीज स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। यूथ कंपटीशन से सभी प्रैक्टिस सेट होंगे बिहार पुलिस के लिए। ठीक, तो देखते हैं इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे और सभी प्रैक्टिस सेट हमारे यूथ कंपटीशन से होंगे। ठीक, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। जो भी साथी पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आने वाले जितने प्रैक्टिस सेट हों उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर पहला, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो किस तिथि को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो देखिएगा, ये हमें प्रस्तुत किए थे 13 दिसंबर 1946 को। ठीक, और किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो हमारा किस देश के संविधान से लिया गया है? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रांस से लिया गया है। ठीक, बाकी आयरलैंड से क्या लिया गया है? आयरलैंड से देखिएगा नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था आदि लिए गए हैं। तो मेन क्या लिया गया है? ध्यान दीजिएगा, नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से हमारा लिया गया है प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची। ध्यान दीजिएगा, समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और प्रस्तावना की जो भाषा है ये भी हमारा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसद जो प्रणाली है वो लिया गया है। ठीक, और विधि का शासन आदि कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा? तो किस अनुच्छेद में ये बात कही गई है? ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 40 में ये बात कही गई है, ग्राम पंचायतों का संगठन। ठीक, मेन चीज़ क्या है? ध्यान दीजिएगा, ग्राम पंचायतों का संगठन की बात अगर कहीं करें तो अनुच्छेद 40 में किया गया है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है? तो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए कौन सा एक शर्त नहीं है? तो देखिएगा, इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी, संपत्ति अधिग्रहण। ये हमारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये इसका मतलब शर्त नहीं है। ये जन्म है, इंडिया में जन्म होना चाहिए, भारत में जन्म होना चाहिए, तभी आप भारत के नागरिकता कहे जाएंगे। वंश मतलब आप आपके दादा पिता जो भी हों भारत के हों तो आप भी भारतीय नागरिक हो सकते हैं। देशीयकरण की बात करें तब भी आप भारतीय नागरिक हो सकते हैं। तो कौन सा शर्त इसमें नहीं है? वो शर्त यही है कि संपत्ति अधिग्रहण, इसमें शर्त नहीं आता भारत की नागरिकता के लिए। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ देखिए कौन दिलाएगा? सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसका मतलब है जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही हमारे क्या भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है? तो कितने दिनों तक? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए, 14 दिनों तक के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है। ठीक, ध्यान दीजिएगा राज्यसभा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो भारत का जो चुनाव आयोग है उसकी स्थापना कब की गई है? तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा है डी ऑप्शन, 25 जनवरी 1950 को। ठीक, तो 25 जनवरी को ही देखिए क्या मनाया जाता है? मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। तो इसी दिन क्या हुआ था कि भारतीय चुनाव आयोग का स्थापना की गई थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में पहला संशोधन में किया गया था, पहला संशोधन किस सन में किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा हमारा 1951 में किया गया है। जो पहला संशोधन था वो हमारा 9वीं अनुसूची जो है उसको जोड़ा गया था। ठीक, ये भी याद रखिएगा, 1951 में मतलब संविधान का पहला संशोधन हुआ है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्ति किया जाता है? तो भारत का जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है किसके द्वारा नियुक्ति किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के द्वारा हमारा क्या होता है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का नियुक्ति किया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 10 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है? तो कौन सा संवैधानिक निकाय भारत का नहीं है? कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सूचना आयोग, ये हमारा संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, आकाशगंगा का आकार है, किस आकार का हमारा आकाशगंगा है? देखिएगा कौन सा आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन, सर्पिला आकार। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विषुव एक वर्ष में कितनी बार आता है? एक विषुव एक वर्ष में कितनी बार आता है? ध्यान दीजिएगा,
इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 बार आता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है? तो पराबैंगनी विकिरण से सुरक्षित पृथ्वी को कौन रखता है? तो देखिएगा इसमें हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ए, ओजोन। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भूटान का साम्राज्य हिमालय में स्थित है। किस हिमालय में स्थित है? जो भूटान हमारा है वो किस हिमालय में स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा 14 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन, पूर्वी हिमालय में स्थित है। ठीक, यहाँ क्या भरा जाएगा? पूर्वी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी से आगे है। कितने घंटे आगे है जो ग्रीनविच माध्य समय है जीएमटी से? ध्यान दीजिएगा 5.5 घंटे आगे है। तो 5.5 घंटे कहाँ दिख रहा है? सी ऑप्शन, 5 घंटे 30 मिनट, इसी को 5.5 घंटे कहेंगे। इतने घंटे हमारा क्या है? आगे है भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? जो हमारा लूनी नदी है किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, अरावली पर्वत से। ये जो लूनी नदी है ध्यान दीजिएगा गुजरात के कच्छ में जाके समाप्त हो जाती है। पूरे भारत की एक ही ऐसी नदी है जो गुजरात के कच्छ में जाके समाप्त हो जाती है। कौन सी नदी है? लूनी नदी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। इस बांध का नाम केरल के राजा महाबली के पुत्र नाम पर रखा गया था। तो कौन है? तो ध्यान दीजिएगा इसमें 17 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन, बाणासुर सागर बांध। बाणासुर सागर बांध भारत का सबसे बड़ा है और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। भारत का कौन सा राज्य रबर का अग्रणी उत्पादक है? तो कौन से राज्य में रबर सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन करता है? तो 18 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन, केरल। केरल में रबर का उत्पादन सबसे अधिक होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो पाषाणकालीन चित्रकारी कहाँ पाई जाती है भारत में? तो ध्यान दीजिएगा 19 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन, भीमबेटका में। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 20। जातक कथाएं किससे संबंधित है? तो कौन से धर्म से जातक कथाएं संबंधित है? ध्यान दीजिएगा कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्या? जातक कथाएं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 में देखते हैं। किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? तो कौन जारी किया था? तो ध्यान दीजिएगा इसमें आंसर हो जाएगा सी, सातवाहन वंश। जो सातवाहन वंश था उसने क्या किया था कि शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 22। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? ध्यान दीजिएगा ये हमारे होंगे पाणिनि। पाणिनि ने क्या लिखा हुआ है? अष्टाध्यायी। ठीक, और पतंजलि ने क्या लिखा है? महाभाष्य ग्रंथ लिखा है। और चरक ने क्या लिखा है? चरक संहिता। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। मोहम्मद गोरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें किसकी दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया? तो देखिए इसमें क्या भरा जाएगा यहाँ पे? तो ध्यान दीजिएगा 23 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 23 का डी, तराइन। जिसमें यहाँ क्या आ जाएगा? तराइन। तराइन की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया था। ठीक, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाज़ा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर भारत के किस युग से संबंधित है? तो किस युग से संबंधित है? तो देखिएगा 24 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के टाइम पे ही जो इस्लामी शिल्पकला और कुतुब मीनार अलाई दरवाजे जैसे स्मारकों का क्या है? दृष्टिगोचर है। मतलब उस टाइम पे इस दिल्ली सल्तनत के काल में ही ये सब बना हुआ था। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को किस सन में पराजित किया गया था? तो किस सन में कन्नौज की लड़ाई शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को पराजित किया गया था? तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा बी, 1540 है। इसमें ही क्या हुआ था कि कन्नौज की लड़ाई हुई थी 1540 में, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 में देखते हैं। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? तो बाबर की जो आत्मकथा है बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? तो ध्यान दीजिएगा 26 का हो जाएगा डी, तुर्की भाषा में लिखी गई थी। ठीक, बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने किस पर कब्जा कर लिया था जब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था?
तो फ्रांसीसियों ने किस पे कब्जा कर लिया था, तो ध्यान दीजिएगा 27 का हो जाएगा ये मद्रास पर कब्जा कर लिया गया था। ठीक, जब कर्नाटक का पहला युद्ध लड़ा गया था, कर्नाटक का पहले युद्ध में किस पर कब्जा कर लिया गया था, मद्रास पे, किसके द्वारा, फ्रांसीसियों के द्वारा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 28 में देखते हैं, सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। जब सिपाही विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ध्यान दीजिएगा 28 का आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड कैनिंग। तो सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला इनमें से किसने रखी थी, तो दिल्ली की आधारशिला किसने रखी थी, ध्यान दीजिएगा 29 का आंसर हो जाएगा सी, जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम ने ही दिल्ली की आधारशिला रखी थी। दिल्ली दरबार कब हुआ था, 1911 में, ध्यान दीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30, सहायक गठबंधन 1798 में किसके द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी, तो किसके द्वारा थी, तो ध्यान दीजिएगा इसमें आंसर हो जाएगा 30 का सी, लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा एक गैर हस्तक्षेप नीति थी। ठीक, किसमें, सहायक संधि में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 में देखते हैं, उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी इसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं, तो किसके द्वारा वर्गीकृत किए जाते हैं, कच्चा माल और नकदी, तो ध्यान दीजिएगा 31 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, कार्यशील पूंजी। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 32, पहली पंचवर्षीय योजना मुख्य उद्देश्य भारत में कृषि की स्थिति में सुधार करना था। यह किस वर्ष में शुरू हुई थी, तो किस वर्ष में शुरू हुई थी, तो ध्यान दीजिएगा 32 का हो जाएगा डी, 1951 में स्टार्ट हुआ था। ठीक, 1951 से 1905 वर्ष का होता है, तो कितना तक, 56 तक, ये हमारा पहली पंचवर्षीय योजना का काल है। ठीक, इसी समय क्या हुआ था कि मुख्य उद्देश्य जो था पहली पंचवर्षीय योजना में भारत में कृषि की स्थिति में सुधार करना था। 33 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की मौद्रिक नीति तैयार करता है। भारत सरकार की मौद्रिक नीति कौन तैयार करता है, ध्यान दीजिएगा 33 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, आरबीआई के गवर्नर। आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वो ही भारत सरकार की मौद्रिक नीति तैयार करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 34, भारत में राज्य सरकार द्वारा कर लगाए जाते हैं, तो भारत में राज्य सरकार द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है, देखिएगा ए, शराब एवं उत्पादन शुल्क किसके द्वारा लगाया जाता है, राज्य सरकार द्वारा। बाकी सीमा शुल्क, निगम और पूंजीगत लाभ सब केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, वित्तीय क्षेत्र में एफसीसीबी का पूर्ण रूप क्या है, एफसीसीबी का फुल फॉर्म हमें बताना है, तो क्या हो जाएगा 35 का, ध्यान दीजिएगा सी, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। ठीक, एफ से क्या हो जाएगा फॉरेन, सी से करेंसी, दूसरे सी से कन्वर्टिबल और बी से बॉन्ड, यही हमारा क्या हो जाएगा एफसीसीबी का फुल फॉर्म, यही हमसे पूछ रहा था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 36, ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है, तो ऑपरेशन ग्रीन्स जो है एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है, तो क्या है 36 का डी ऑप्शन हो जाएगा, टमाटर, प्याज और आलू की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना है, इसी को ऑपरेशन ग्रीन्स के नाम से भी जाना जाता है, एक सरकारी योजना है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए टॉप लिखा हुआ है, तो टॉप से समझ लीजिएगा, टी से टोमेटो है, ओ से ओनियन है, पी से पोटैटो है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म प्रोग्राम का उपयोग किसको कम करने के लिए किया जाता है, तो किसको कम करने के लिए किया जाता है, ध्यान दीजिएगा 37 का हो जाएगा डी, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए क्या काम किया जाता है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म प्रोग्राम ये किया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 38 में, कर्नाटक का कंबाला त्यौहार किससे संबंधित है, तो कर्नाटक में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, पहली चीज़ ये ध्यान दीजिए, कंबाला त्यौहार किससे संबंधित है, ध्यान दीजिएगा 38 का क्या हो जाएगा बी, भैंसों की लड़ाई, भैंसों की दौड़ में, लड़ाई नहीं दौड़, तो भैंसों की दौड़ के लिए हमारा प्रसिद्ध है क्या, कंबाला त्यौहार, कहाँ होता है, कर्नाटक में, इसको भी ध्यान दीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है। अब गिद्दा काफ़ी प्रचलित क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, तो गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो कौन सा है, ये पंजाब का लोक नृत्य है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, पंडित जसराज किस क्षेत्र से प्रख्यात हैं, तो पंडित जसराज हैं किस क्षेत्र से प्रख्यात हैं, तो 40 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, शास्त्रीय संगीतकार के लिए क्या है, प्रसिद्ध हैं, प्रख्यात हैं पंडित जसराज। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है, तो 41 का आंसर हो जाएगा ए, शरद पवार का, शरद पवार का आत्मकथा है लाइफ ऑन माई टर्म्स। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 52, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल
किस मार्च को मनाया जाता है? तो किस मार्च को मनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा 8 मार्च को। ठीक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमारा कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलाश सत्यार्थी के संस्थापक हैं। जो कैलाश सत्यार्थी हैं किसके संस्थापक हैं? तो 43 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, बचपन बचाओ आंदोलन। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? कैलाश सत्यार्थी। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय देखिए हमारा कहाँ हो जाएगा? 44 का डी ऑप्शन, पेरिस में स्थित है यूनेस्को। ठीक, यानी यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक के बारे में पूछ रहा है, तो किसको कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा 45 का हो जाएगा बी, विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई को क्या कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है? तो जमीन से, ये जमीन है तो हवा में, ऊपर हवा में मार करने वाली मिसाइल है, तो कौन सी मिसाइल है? ध्यान दीजिएगा 46 का हो जाएगा बी, त्रिशूल। त्रिशूल क्या है? जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल होती है। ठीक, आते हैं अब देखिए कुछ और भी मिसाइल हैं, जैसे पृथ्वी, वो जमीन से जमीन में मार करने के लिए है। तो ब्रह्मोस देखिए किसके लिए है? तो ब्रह्मोस हमारा सतह से सतह पर मार करने के लिए होता है, सतह से सतह पर मार करने के लिए। ठीक, और जो सागरिका है ये हमारा क्या है? सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। कौन सी मिसाइल है? सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। सबमरीन जान ही रहे हैं, समुद्र में ही पाया जाता है। जो समुद्र से समुद्र में लड़ाई होती है उसके आधार पे ही वहाँ पे मिसाइलें छोड़ी जाती है समुद्रों में, वहाँ पे जो मिसाइल छोड़ी जाती है उसी को सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के नाम से जाना जाता है। अग्नि जो है, अग्नि देखिए जमीन से ज़मीन पर मार करने के लिए मिसाइल है। ठीक, सभी को बारे में अलग अलग समझ लीजिएगा। और इसका जो आंसर हो जाएगा जमीन से हवा मार करने वाला वो त्रिशूल है, ये आंसर सही है, त्रिशूल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर के संदर्भ में वेट वेयर क्या होता है? वेट वेयर क्या है कंप्यूटर के संदर्भ में अगर बात किया जाए? तो 47 का सी होता है, क्या? मानव मस्तिष्क। कंप्यूटर के संदर्भ में जो वेट वेयर है वो मानव मस्तिष्क के बारे में बात करता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48। एक पेटाबाइट, जैसे पीबी के शॉर्ट फॉर्म है, जैसे जीबी होता है गीगाबाइट, वैसे ही पीबी है पेटाबाइट। 1024 क्या है? गीगाबाइट्स, टेराबाइट, एक्साबाइट और जेटाबाइट। तो क्या है? ध्यान दीजिएगा 48 हो जाएगा सी, टेराबाइट है। ठीक, एक पेटाबाइट को हम क्या कहते हैं? 1024 टेराबाइट। यहाँ क्या हो जाएगा? टेराबाइट। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49। निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉजिक गेट नहीं है? तो कौन सा लॉजिक गेट नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा इसमें कौन सा हो जाएगा? डी, सभी लॉजिक गेट हैं। तो देखिएगा कोई है ही नहीं इसमें लॉजिक गेट, सभी लॉजिक गेट हैं। ठीक, इसमें नहीं पूछा है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो कौन सा नहीं है? एंड गेट भी हमारा है, नॉट गेट भी होता है, आर गेट भी होता है, तो सभी हैं, तो इसका मतलब क्या है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी लॉजिक गेट्स हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देख लेते हैं। यूडीपी क्या है? तो यूडीपी देखिए क्या होता है, हमारा आंसर हो जाएगा बी, कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल। इसी को क्या कहलाएगा? यूडीपी कहा जाता है। ठीक, कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल। 51 में देखते हैं, दाब मापने के लिए एसआई इकाई क्या है? जब दाब मापा जाता है तो किस यूनिट के आधार पर मापा जाता है? ध्यान दीजिएगा इसका आंसर हो जाएगा बी, पास्कल। दाब मापने का इकाई क्या है? पास्कल है। ठीक, तो केल्विन क्या है? केल्विन देखिए ताप मापने के लिए है। कैंडिला, तो कैंडिला क्या है? ज्योति तीव्रता। ध्यान दीजिएगा इसको, जो कैंडिला है ये किसका यूनिट है? ज्योति तीव्रता का। ज्योति तीव्रता को मापने के लिए कैंडिला का यूज़ किया जाता है यूनिट का। एम्पियर तो जान ही रहे हैं, धारा को मापने के लिए होता है। ठीक, तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन, दाब मापने के लिए पास्कल का यूज़ किया जाता है यूनिट का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है तो उसको मेजर करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो पायरोमीटर का। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पायरोमीटर। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 53। निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है? तो कौन एक अदिश राशि है? तो ध्यान दीजिएगा इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा सी, यंग का मापांक। यंग का मापांक हमारा जो होता है अदिश राशि है। बाकी जो भार है सदिश राशि है, आवेग सदिश राशि है, त्वरण भी हमारा सदिश राशि होता है। जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? सदिश राशि। जिसमें दिशा नहीं होता, सिर्फ परिमाण होता है, वही हमारा क्या कहलाता है? अदिश राशि। इसको याद रखिएगा। 54 में देखते हैं, एक तोप का गोला दागा गया, इस गोले की गति का एक उदाहरण है। अगर हम तोप यहाँ से दाग दें तो क्या ज़मीन से ज़मीन में तो दागेंगे नहीं, कुछ हाइट से लेकर दागेंगे, कुछ एंगल बना के यहाँ से। ठीक, ये हमारा ज़मीन है, अगर इसके नीचे ज़मीन है सब, तो यहाँ से अगर हम ज़मीन से हाइट पे ही दागेंगे,
कुछ ऊपर, कुछ एंगल बना के थीटा एंगल मान लेते हैं। तो यही हमसे बोल रहा है कि तोप का गोला दागा गया, इस गोले की गति हमें कौन सी गति कहलाएगी, ध्यान दीजिएगा, कौन सी गति होती है, बी। इसको प्रक्षेप गति के नाम से जाना जाता है, ठीक। और क्षैतिज गति क्या है, ज़मीन से ज़मीन पे ही जो गति करती है वो हमें क्षैतिज गति कहते हैं, ठीक। सरल रेखीय गति का मतलब वही है कि एक रेखा में गति करे, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो, एक लाइन में गति। लेकिन जो ये प्रक्षेप गति होता है वो कुछ ज़मीन से अगर हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे, पत्थर उत्थर कोई भी ले सकते हैं, इसको हम क्या करें, कुछ एंगल बना के अगर फेंकें तो कुछ दूर जाके फिर ज़मीन पे आ ही जाएगी, तो इसी को हम बोलते हैं प्रक्षेप गति। एक सीधी लाइन में तो है नहीं, इसलिए ये हमारा सरल रेखा गति होगा नहीं, ठीक। क्षैतिज गति भी नहीं बोल सकते, इसमें क्षैतिज ऊर्ध्वाधर दोनों गति है। अगर यहाँ पे हम इसका घटक बनाएं तो एक किस में जाएगा, एक इधर जाएगा, एक ऊपर भी जाएगा, तो ऊपर वाले ऊर्ध्वाधर गति, नीचे वाले क्षैतिज गति, दोनों का मिक्सर होता है इसमें, दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, प्रक्षेप गति। अगर हमारा क्षैतिज गति और ऊर्ध्वाधर गति एक साथ हो रहे हो तो उसी को हम बोलते हैं प्रक्षेप गति, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 55, टीवी रिमोट कंट्रोल के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो हमारा टीवी रिमोट का कंट्रोल है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ध्यान दीजिएगा। 55 का हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन, इंफ्रारेड तरंगे। जो टीवी में रिमोट होता है, अगर हम टीवी को रिमोट को क्या करें, रिमोट के आधार पे अगर हम इसको चला रहे हैं तो एक यहाँ पे एक तरंग इसके सेंस करता है, यहाँ से ट्रांसमिट करता है, भेजता है, और टीवी क्या करता है, कैप्चर, रिसीवर लगा होता है, कैप्चर कर लेता है। तो ये जो तरंग होती है, कौन सी तरंग होती है, वो तरंग होती है हमारा इंफ्रारेड तरंग है, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व कौन सा है। परमाणु द्रव्यमान सबसे अधिक किसका है, इसका मतलब सबसे भारी कौन है इन चारों में से, तो 56 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, कैल्शियम सबसे भारी है, ठीक। सल्फर को हम एस से दिखाते हैं, मैग्नीशियम को किससे, Mg से, क्लोरीन को Cl से, और कैल्शियम को Ca से, ठीक। ध्यान दीजिएगा सबसे भारी इसमें कौन है, कैल्शियम है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 57, उस अम्ल की पहचान करें जो पाचन में मदद करता है। ऐसा कौन सा अम्ल है जो पाचन क्रिया में मदद करता है, ध्यान दीजिएगा सी ऑप्शन से हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे हम HCl के नाम से भी जाने जाते हैं। ये हमारा देखिए भोजन पाचन में भी काम करता है, इसीलिए यहाँ क्या है, पाचन क्रिया में काम। कौन सा अम्ल है, HCl का है, एक प्रकार का प्रबल अम्ल इसको बोला जाता है, ठीक। अब जो नाइट्रिक अम्ल है ये किस में काम आता है, ध्यान दीजिएगा विस्फोटक पदार्थ एवं दवाइयाँ बनाने में, ठीक। नाइट्रिक अम्ल किसके काम आता है, विस्फोटक पदार्थ और दवाइयाँ बनाने में। और जो एस्टिक अम्ल है इसका यूज होता है सिंथेटिक फाइबर उद्योग में, और सिरका बनाने में भी हम एस्टिक अम्ल का उपयोग करते हैं, किसका, एस्टिक अम्ल का। और सल्फ्यूरिक अम्ल किसके लिए काम आता है, ये हमारा उर्वरक उद्योग में काम आता है, किसमें, उर्वरक उद्योग में। तो हमारा जो इसमें था पाचन में कौन काम करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सही हो जाएगा, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 58, निम्नलिखित में से कौन से आयन जल की कठोरता के लिए जिम्मेदार है। कौन से आयन जल, ध्यान दीजिएगा इसमें बोला है आयन जल की कठोरता के लिए जिम्मेदार है, तो कौन जिम्मेदार है भाई, 58 में देखते हैं बी, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन। कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन क्या है, जल की कठोरता के लिए जिम्मेदार है, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है, तो बताइए, कोयला सबसे कठोर है कि चांदी की, हीरा की, लोहा, तो सबसे कठोर धातु कौन सी है, हमारी हीरा होती है, ठीक, डायमंड। लोहा कम होता है, चांदी भी कमी है, खासकर इन चारों में से सबसे कठोर माना जाए तो हमारा हीरा ही है, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कार्बन का अपर रूप ही होता है, कोयला और हीरा, और ग्रेफाइट भी है, कार्बन का अपर रूप में जाना जाता है। आता है 60 में, निम्नलिखित में कौन सी कोशिकीय संरचनाएं प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती है। तो कौन सी कोशिकीय संरचनाएं प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है, देखिएगा प्रोटीन संश्लेषण की बात कर रहा है, कौन उत्तरदायी है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, राइबोसोम। राइबोसोम क्या है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 61, ग्रेगर मेंडल का आनुवंशिकता का मूल नियम किस सब्जी पर उनके द्वारा किए गए कार्य पर आधारित है। तो किस सब्जी पर ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया था, आनुवंशिकता का मूल नियम प्रतिपादित किया था, इसका मतलब उस पर प्रयोग करके ही ये नियम बताए थे आनुवंशिकता का। कौन सा पौधा, मटर, मटर के पौधे पे ही यूज करके बताए थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे तेज़ दौड़ने वाली चींटी की प्रजाति है। तो सबसे तेज़ दौड़ने वाला चींटी की प्रजाति कौन है, तो हमारा है ये सी, सहारन सिल्वर चींटी। ये हमारा क्या है, दुनिया में सबसे तेज़ दौड़ने वाला चींटी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है। अगर हमारा आरबीसी बढ़ जाए, इसका मतलब ब्लड, रक्त में हमारे जो ब्लड में क्या होता है, आरसीबी पाई जाती है, तो अगर ये हमारा बढ़ गया आरबीसी तो कौन सी स्थिति होगी, इसमें एक प्रकार का रोग ही है, तो कौन सा रोग हमें हो जाएगा, तो 63 का ऑप्शन हो जाएगा सी, पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया में हो जाएगा अगर हमारे रक्त में आरबीसी बढ़ गया तब। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 64 में देखते हैं, खाद्य श्रृंखला के किस स्तर में मिलिपीड, स्प्रिंग टेल
वुड लाइस, गोबर मक्खियाँ और घोंघा शामिल होते हैं, जो मृत या सड़ने वाले पादपों या जंतुओं से पोषण प्राप्त करते हैं। जो मर जाते हैं उनसे पोषण प्राप्त कौन कौन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें हमारा 64 का आंसर हो जाएगा ए, अपरदाहारी। अपरदाहारी कौन होते हैं, जो मृत या सड़ने वाले पादपों या जंतुओं से पोषण प्राप्त करते हैं। ये कौन कौन होते हैं, देखिए यहाँ पे घोंघा भी है, गोबर मक्खियाँ भी हैं, वुड लाइस भी हैं, ठीक, ये सभी होते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। अप्रैल 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य पेंसिल्वेनिया ने किस भारतीय त्यौहार को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित किया। तो कौन से भारतीय राष्ट्रीय त्यौहार को, भारत के त्यौहार को अमेरिका के, संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया शहर में क्या हुआ, इस राज्य में अवकाश घोषित किया था। कौन सा त्यौहार था, बी, दीपावली। दीपावली के त्यौहार में राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66। अप्रैल 2023 में जारी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी हो गई है। ध्यान दीजिएगा, भारत की जनसंख्या कितनी हो गई है। 66 का ऑप्शन हो जाएगा ए, 142.86 करोड़, और ये विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या हो गई है, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रैल 2023 में नाटो का फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, का 31वां सदस्य देश कौन सा बना। 31वां सदस्य देश कौन सा बना है, 67 का ऑप्शन हो जाएगा बी, फिनलैंड। फिनलैंड बना है 31वां सदस्य नाटो का, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 68। मार्च 2023 में जारी वैश्विक आतंक सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई। तो कौन सी रैंक प्रदान की गई है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में 68 का हो जाएगा सी, 13वां स्थान प्राप्त है, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2023 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस जो रिपोर्ट है उसमें भारत का स्थान कौन सा था, तो 69 का हो जाएगा बी, 126वीं रैंक हासिल हुई है किसमें, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फरवरी 2023 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर है। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है, तो आंसर हो जाएगा 70 का ए, 42वें स्थान पर है, ठीक। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हम इस सीरीज़ में केवल जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश जितने भी होंगे उनका प्रैक्टिस सेट कराएंगे। बाकी रही मैथ और रीजनिंग की बात, तो उसको हम अलग वीडियो बनाकर उसमें पढ़ा देंगे, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 81। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। अगर हमारा इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, इसमें को अगर हमारा सही है तो सही, हमें तो नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन चॉइस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए जो टू कान है, यहाँ पे इसके जगह पे हमारा हो जाएगा टेकन ऑन, टेकन टू, ऑन नहीं होगा टू। तो जो टेकन है इसके साथ हमेशा टू आता है, ऑन नहीं आता, ठीक। ले जाने वाली बात इसमें कर रहा है, तो टू ऑन के प्लेस पे क्या हो जाएगा, टेकन टू। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है इसमें, टेकन टू कहाँ पे है, ए ऑप्शन, ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 82। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो हमारा जो है बेटरमेंट, इसका एंटोनिम हमें बताना है, कौन सा हो जाएगा। तो 82 का ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी, डिटेरियोरेशन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 83। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। देखिए ऑल्दो ही गॉट द मसाज ही रस्ट होम, ठीक। तो इसमें देखिएगा हमारा जो ऑल्दो के प्लेस पे क्या यूज हो जाएगा, 83 का बी, एज सून एज। यहाँ पे जो ऑल्दो लगा हुआ है इसके प्लेस पे हमारा एज सून एज प्रयोग होना चाहिए, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 84। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड। अ टाइप ऑफ सब्सटेंस आर मटेरियल दैट बर्न्स वेरी क्विकली, ठीक। तो अ टाइप ऑफ सब्सटेंस आर मटेरियल दैट बर्न्स वेरी क्विकली। तो कौन सा इसमें देखिए हमारा एक वर्ड में क्या बोल सकते हैं इसको हम, 84 का हो जाएगा डी ऑप्शन, इनफ्लेमेबल, ठीक। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड्स। इसमें बताना है कि अ प्लेन और रूट टू बी फॉलोड ऑन अ जर्नी। तो 85 का क्या हो जाएगा, 85 का ए ऑप्शन, इटिनेररी, ठीक, इटिनेररी। इसी को एक वर्ड में हम क्या कर सकते हैं इस पूरे सेंटेंस को, इटिनेररी। 86। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, ठीक, 4 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया गया है। आइडेंटिफाइड द सेगमेंट दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। इसमें देखिए 4 पार्ट में, एक पार्ट यहाँ पे है, दूसरा पार्ट यहाँ पे है, तीसरा चौथा देखिए ये है, ठीक। टोटल 4 पार्ट में डिवाइड हुए हैं। तो इसमें से किस में एरर है
वही हमें बताना है। अगर इरर नहीं है तो नो इरर, लेकिन इरर किस में हो जाएगा 86 में देखिएगा ए, इफ़ आई विल मीट, इसमें हमारा इरर है। ठीक, इसमें होना चाहिए था इफ़ आई मीट, इसमें प्रयोग होना चाहिए था इफ़ आई मीट, विल यहाँ जो लग गया ये हमारा प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा, इसी का मिस्टेक है यहाँ पे। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वोलेटाइल का हमें एंटोनिम बताना है, तो 87 का क्या हो जाएगा डी, सर्टेन। ठीक, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो कौन सा इनकरेक्टली वर्ड है, इसकी स्पेलिंग सही से नहीं लिखी गई है, वो हमें बताना है। 88 का हो जाएगा, देखिएगा इसमें ओकेशन सही है, ओकेजन, और ऑफरिंग सही है, ऑक्शन भी सही है। ये हमारा जो बी है ऑकरेंस, ये हमारा गलत है। ठीक, तो यहाँ देखिए इसका हो जाएगा यहाँ पे OCCURRENC, यहाँ पे डबल आर नहीं है, इसलिए ये मिस्टेक है। ठीक, 89 पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, वन ऑफ देम कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज़ द एरर। तो किस में एरर है ये हमें बताना है। देखिएगा आई कुड नॉट वेंट फॉर माई सिस्टर्स वेडिंग इन राजस्थान एज आई हैड माई फाइनल एग्जामिनेशन एट दैट टाइम, तो किस में एरर है ये बताना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 89 का ऑप्शन हो जाएगा डी, कुड नॉट वेंट में क्या है एरर है। ठीक, यहाँ पे होना चाहिए था कुड नॉट गो का प्रयोग होना चाहिए, यहाँ पे गो की जगह सेकंड फॉर्म यूज हो गया है वेंट, ये गलत है हमारा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए दिया है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट एंड कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। इसमें एरर किस में है ये हमें बताना है, मतलब किस सेगमेंट में हमारा मिस्टेक है ये हमें बताना है। और नेचर चैनल में मिस्टेक है, या फिर गिवन ए लॉट्स ऑफ में, या फिर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, या ऑन वाइल्ड लाइफ में। तो 90 का कौन सा आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ए, गिव्स अ लॉट ऑफ, ए ऑप्शन। इसमें देखिएगा मिस्टेक है, गिव्स ए लॉट ऑफ, यहाँ पे क्या होना चाहिए था गिव्स लॉट ऑफ, या फिर ए लॉट ऑफ, इसका प्रयोग होना। क्वेश्चन नंबर 90 स्पर्श का विलोम शब्द है, स्पर्श का विलोम शब्द क्या हो जाएगा 91 का हो जाएगा अस्पर्श। ठीक, अस्पर्श हो जाएगा, बाकी सभी ऑप्शन गलत हैं। ठीक, आते हैं 92 में दर्शिका शब्द में प्रत्यय है, तो दर्शिका शब्द में कौन सा प्रत्यय है ये हमें बताना है। जो देखिए प्रत्यय जो होता है वो शब्द के अंत में जुड़ता है, तो कौन सा है आ, सिका, इका, तो कौन सा हो जाएगा 92 का बी, इका। देखिए सी पे क्या है छोटी की मात्रा है, इसलिए हमारा छोटी ई आएगा यहाँ पे। ठीक, इका हो जाएगा आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महा प्लस ईस का संधि का रूप है, अगर महा और प्लस ईस को लगा मतलब ऐड कर दें, इसको जोड़ दें, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे संधि। तो 93 का हो जाएगा सी ऑप्शन महेश। महाधन ईस को हम क्या बोलते हैं महेश कहा जाता है। यहाँ पे देखिए आ रहा है लास्ट में, यहाँ पे ई आ रहा है, आ और ई मिलके ए हो जाता है। क्या होता है कि आ और धन ई, ये मिलके हमारा क्या हो जाता है ए। ठीक, इसको याद रखिएगा, तो यहाँ पे महेश हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आते हैं 94 में जिससे किसी वस्तु की स्पृहा न हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा, जिससे किसी वस्तु की स्पृहा न हो, तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें आंसर 94 का बी, निस्पृहा, निस्पृह इसको बोलेंगे। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 95 में गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द बताइए, तो कौन सा हो जाएगा जो गुरु के पास रह के शिक्षा ग्रहण करना हो। तो 95 का क्या हो जाएगा सी, अंत्यवासी। अंत्यवासी इसी को बोला जाता है क्या, जो गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 96 अन्न अन्य शब्द युग्म के सही अर्थ और भेद का चयन कीजिए। अन्न, ये जो पहला अन्न है, ये हमारा क्या होता है अनाज होता है, इसमें ध्यान दीजिएगा अनाज। तो इसमें ए में भी अनाज है, यहाँ भी अनाज है। ठीक, अन्य माने क्या होता है दूसरा, जो अन्य है वो दूसरा होता है, तो दूसरा देखिए इसमें है, इसमें तो है नहीं, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अनाज और दूसरा। ठीक, 96 का ध्यान दीजिएगा ए ऑप्शन अनाज दूसरा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द है, तो कौन सा ऐसा शब्द है जो सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर आदि को समझाने वाला शब्द है। तो 97 का हो जाएगा इसमें सी, हरि। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 98 अक्ष का अनेकार्थी बताइए। अक्ष का दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा, इसका दूसरा अर्थ हमें बता देना एक तरह से। तो 98 का हो जाएगा ए, धुरी। अक्ष माने जिसे धुरी भी कहा जाता है, याद रखिएगा इसको। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है, तो मीमांसा का पर्यायवाची शब्द क्या है समालोचन होता है, सी ऑप्शन क्या होता है समालोचन। ठीक, इसके अन्य
पर्यायवाची भी हम देख सकते हैं क्या पर्याय है इसका, समीक्षा, आलोचना, विवेचना, निरूपण आदि। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, कहावत का अर्थ कौन से विकल्प में बताया गया है? तो किस विकल्प में है? आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, तो 100 का हो जाएगा ए। किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, ठीक, इसी को क्या कहता है, क्या कहा जाता है कहावत में? आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। जैसे कोई काम करने जाइए और उसके बाद वो काम ना करके दूसरा करना स्टार्ट कर दीजिए, उसी को क्या कहेंगे? आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। तो हमारा देखिए यहाँ पे 100 क्वेश्चन जितने थे सभी के सभी कंप्लीट करा दिए हैं। बाकी जो हमारे चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे जितने भी प्रैक्टिस सेट कराएं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक, ओके, धन्यवाद।